नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरी वोकल की उस अनोखी दुनिया में जहां हर कहानी के साथ खुलते हैं रहस्य के पर्दे, रोमांच की गहराइयां और भावनाओं की लहरें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली दिल दहला देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियां, चौंका देने वाली साए, फैंटेसी की झलकियां और वो प्रेम कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, मैंने कहानी के नाम को बदल दिया है। अब से ये कहानी त्रिकाल योद्धा ध्रुवांश के नाम से अपलोड कर देगी होगी। अगर आपको भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है तो आप कहानी की अपडेट वाला वीडियो जरूर देख लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और एक छोटी सी गुजारिश, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहां मिलेंगी आपको कहानियों से जुड़ी सभी अपडेट्स सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर स्टोरी वोकल के साथ, जहां हर कहानी एक जादू है। ध्रुवांश की पुतलियों में लगी आग तेजी से शांत हो गई क्योंकि वह सामान्य स्थिति में आ गया। उसका कसा हुआ शरीर ढीला पड़ गया, मानो उसे बोझ से मुक्ति मिल गई हो, क्योंकि उसे लगा कि उसकी आत्मा से तीव्र जलन भी कम हो रही है। वह पहले ही अपनी आत्मिक परीक्षा से उबर चुका था। बधाई हो। उसके पीछे से एक बेपरवाह सी आवाज गूंजी। अपना सिर पीछे घुमाकर ध्रुवांश ने देखा कि एक आकर्षक चेहरा जिसका हाथ पत्थर की सीढ़ियों पर टिका हुआ था उसे पूरी मुस्कान के साथ घूर रहा था। ध्रुवांश ने जब क्याना को देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वह वहां क्यों थी। धन्यवाद। जब वह अपनी ट्रेनिंग में लीन था तो क्याना ही उसके पास रहकर उसकी रक्षा कर रही थी। क्याना ने अपने जेट जैसे हाथों को लहराया जबकि उसकी फीनिक्स जैसी आंखें ध्रुवांश की ओर देख रही थीं। आत्मा शक्ति परीक्षा की शक्ति का एहसास कैसा है। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और बोला, बहुत शक्तिशाली। वह अपने शरीर में चेतना शक्ति के शक्तिशाली प्रवाह को महसूस कर सकता था। इससे पहले कि वह चेतना शक्ति परीक्षा स्तर पर था, उससे यह स्तर निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली था। इससे पहले जब वह उन शक्तिशाली टीमों को हरा रहा था तो यह बहुत आसान होता अगर उसके पास आत्मा शक्ति परीक्षा की ताकत होती। आखिरकार चाहे उसकी लड़ने की शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी चेतना शक्ति की एक सीमा थी। अगर वह चेतना शक्ति परीक्षा से पहले की चेतना शक्ति की तुलना करता तो यह स्वाभाविक रूप से अबरार और जफर जैसे विरोधियों से बहुत कमतर थी, जो शक्तिशाली आत्मा शक्ति परीक्षा योद्धा थे। मेरी आत्मा भी मजबूत हो गई है। ध्रुवांश ने अपने मन में सोचा कि चेतना प्रकाश उसके सिर के चारों ओर फैल गया क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक समान दिखने वाली आत्मा प्रकट हुई। उसकी आत्मा की वर्तमान स्थिति में स्पष्ट रूप से एक बड़ा परिवर्तन आया था। उसका छोटा शरीर और भी अधिक चमकदार और पारदर्शी हो गया, जैसे कि वह कांच से बना हो। उसकी आत्मा के हाथों ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक सील बनाई जिसमें एक पवित्र उपस्थिति थी। ध्रुवांश की आत्मा ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी छोटी भुजा हिलाई। एक पल में इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद चेतना शक्ति तेजी से एकत्रित हो गई। आत्मा चेतना शक्ति के प्रति बेहद संवेदनशील थी। इस प्रकार आत्मा जितनी मजबूत होगी, चेतना शक्ति के प्रति उसका नियंत्रण और होश उतना ही मजबूत होगा। इस बिंदु तक ट्रेनिंग करने पर आत्मा लगभग सार बन गई थी क्योंकि यह अब दिखने में धुंधली नहीं थी और इसे उसकी आत्मा की ट्रेनिंग की एक छोटी सी सफलता माना जा सकता था। भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक उसकी आत्मा बच निकलने में कामयाब रहेगी तब तक उसके पास अपने भौतिक शरीर को बनाने और पुनर्जन्म लेने का मौका होगा। स्वाभाविक रूप से आत्मा शक्ति परीक्षा ट्रेनिंग के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी क्योंकि यह परमार्थ रैंक के लिए एक आधारशिला थी। जब तक आत्मा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी तभी कोई सच्चा परमार्थ बन सकता है। आत्मा शक्ति परीक्षा के 3 स्तर थे जो 3 क्लेशों के अस्तित्व को दर्शाते थे। हालांकि वे सभी परमार्थ रैंक के लिए तैयारियां थीं। ध्रुवांश की आत्मा चेतना प्रकाश में टिमटिमा रही थी क्योंकि वह उसके शरीर में वापस आ रही थी। उसने अपना शरीर फैलाया। अपने शरीर से चटकने की आवाज सुनकर उसने अनजाने में आराम से सांस छोड़ी। कष्टों के एक के बाद एक स्तरों से गुजरने और मजबूत बनने की अनुभूति बहुत विचित्र थी। ध्रुवांश ने खड़े होकर इधर उधर देखा। कुछ देर बाद उसने संदेह से पूछा, अमायरा कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं है? बधाई हो, तुम्हारे नेतृत्व वाली टीम अंक रैंकिंग में नंबर 1 है। क्याना ने अपनी उंगलियां फड़फड़ाई और एक अकादमी पट्टिका ध्रुवांश की ओर उड़ी। ध्रुवांश ने थोड़े आश्चर्य से इसे लिया। जैसे ही उसने नजर डाली वह स्तब्ध रह गया जब उसने अंक रैंकिंग में नंबर 1 देखा।
पहले स्थान पर उत्तरी कायनात अकादमी कप्तान ध्रुवांश 1,50,000 अंक। दूसरा स्थान धर्मपाल अकादमी कप्तान अबरार 1,40,000 अंक। यह अमायरा का काम है? ध्रुवांश आश्चर्यचकित था। हाँ, क्याना ने एक प्यारी सी हौसी बनाई, जैसे कि उसका हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा दे रहा हो, उसकी आकर्षक निगाहें ध्रुवांश पर टिकी हों। उसने जफर को हराया और उसके आधे अंक हासिल किए। इस प्रकार उसने सफलतापूर्वक अबरार को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 की जगह ले ली। अभी अमायरा महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में सबसे चमकदार व्यक्ति है। शायद तुम और अबरार भी इस मामले में उसके बराबर नहीं है। बोलते बोलते वह चढ़ाने वाले लहजे में बोलने लगी। कैसा है? अमायरा ने वह हासिल कर लिया जो तुम कभी हासिल नहीं कर पाए। क्या तुम इससे प्रभावित महसूस कर रहे हो? ध्रुवांश ने कुछ देर तक अकादमी पट्टिका को देखा, फिर मुस्कुराया। कम से कम मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ। उसकी प्रतिभा के कारण उसका चकाचौंध में होना स्वाभाविक था। मैंने कभी उससे खुद को रोकने के लिए नहीं कहा। शायद वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितनी चमकदार थी। इसलिए जब से उसने उत्तरी कायनात अकादमी में प्रवेश लिया है, वह खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है और चुपचाप मेरे बगल में खड़ी है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वह कभी कभी खुद को प्रकट कर सकती है जैसा वह चाहती है। क्याना ने ध्रुवांश की ओर देखा, जिसकी नजर इस समय असाधारण रूप से कोमल थी। उसने महसूस किया कि ध्रुवांश के मन में अमायरा के लिए कितना गहरा स्नेह था और उसी समय वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, तुम्हारी भावनाओं की चिंता के कारण उसने खुद को रोक लिया। वह तुम्हारे लिए कोई अनावश्यक परेशानी नहीं लाना चाहती थी। ध्रुवांश ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और जंगल में छोटी सी दरार से आती हुई प्रकाश की किरण की झलक देखी और अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह प्रकाश में से गुजरा, एक भारी आवाज अडिग दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ गूंज उठी। मुझे पता है कि वह कितनी चमकदार है। शायद भविष्य में हमारे बीच कोई और भी शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने उससे वादा किया है कि एक दिन मैं सबसे ताकतवर योद्धा बन जाऊंगा। उस समय कोई भी मुझे उसका हाथ थामने से नहीं रोक पाएगा। भारी और धीमी आवाज जंगल में फैल गई, जिससे क्याना स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और दुबले पतले व्यक्ति को देखा। सुंदर युवक के शरीर पर सूरज की रोशनी चमक रही थी, जो उसे रोशनी की एक परत में ढक रही थी। उसकी आंखों में कोई डर या झिझक नहीं थी। वह एक योद्धा की तरह था, जो एक नया रास्ता बना रहा था, आगे बढ़ रहा था और न तो पछताएगा और न ही हिचकिचाएगा। सबसे ताकतवर योद्धा। क्याना की पतली उंगलियां उसके बालों को सहला रही थीं और वह खुद से ही कुछ कह रही थी। उसकी नजर थोड़ी जटिल थी। इस दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को डराकर एक ताकतवर योद्धा बन पाते हैं? हालांकि उसके सामने खड़े युवक की स्थिर निगाहों ने उसके दिल को थोड़ा झकझोर दिया और वह थोड़ी स्तब्ध हो गई। उसके बाद उसने महसूस किया कि ध्रुवांश की नजर उसकी दिशा में देख रही थी और उसके चेहरे पर रुक गई। क्याना के चेहरे पर लालिमा उभर आई और वह शांत हो गई। उसने तुरंत ध्रुवांश की नजरों से बचते हुए अपने होंठ एक तरफ कर लिए और कहा, अबरार को हराने के बाद एक ताकतवर योद्धा बनने की बात करना तो वह आदमी इतना आसान नहीं है। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, वह सरल नहीं है, लेकिन मुझे हराना भी उसके लिए आसान बात नहीं है। आत्मविश्वास, मुझे यह पसंद है। क्याना ने मुस्कुराते हुए शान से खड़े होकर ध्रुवांश के कंधों पर हाथ रखा। ध्रुवांश ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें भी लड़के पसंद हैं? हालांकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे बुरा लगा। जैसी कि उम्मीद थी, उसके सामने खड़ी क्याना ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और ध्रुवांश का कॉलर पकड़ लिया और अपने बर्फीले चेहरे को दिखाते हुए दांत पीसते हुए बोली, तुमने क्या कहा? ध्रुवांश ने सूखी हौसी हंसते हुए अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। मुझे सिर्फ लड़कों के करीब रहना पसंद नहीं है। अगर मुझे कोई लड़का पसंद आता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उसकी बातों को मानूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई समस्या है। शर्मीली क्याना को देखते हुए ध्रुवांश ने अजीब तरह से अपनी नाक रगड़ी। उसने क्याना की कमजोरी पर कदम रख दिया था। ठीक है, मैं गलत हूँ। ध्रुवांश ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने क्याना की ओर देखा और उसके पहले के शब्दों के बारे में थोड़ा उत्सुक था। क्याना जैसी घमंडी लड़की अगर किसी लड़के के प्यार में पड़ने पर शांत और प्यारी थी तो वह कितनी आकर्षक होगी। क्याना ने शांत होते हुए ठंडी सांस ली। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि वह ध्रुवांश के कॉलर को पकड़े हुए है और लगभग उससे चिपक गई है, तो उसने जल्दी से अपनी पकड़ छोड़ दी और उसे दूर धकेल दिया। हालांकि उसके चेहरे पर लालिमा बहुत अधिक थी और उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वह केवल इस कमीने इंसान को कोस सकती थी जिसने उसकी शांति भंग कर दी थी। ध्रुवांश ने कहा, चलो हम भी चलते हैं।
ध्रुवांश में अब क्याना को उकसाने की हिम्मत नहीं थी, जैसा कि उसने सूखी हंसी के साथ सुझाया था। क्याना ने फिर से नाक भौं सिकोड़ी, क्योंकि अब उसे ध्रुवांश की चिंता नहीं थी और वह पहले ही उड़ चुकी थी। ध्रुवांश भी मुस्कुराते हुए जंगल के ऊपर आसमान में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से सीले बनाई और उनकी हथेली से प्रकाश की एक विशाल अंगूठी फैली और तेजी से विस्तारित हुई। जैसे ही प्रकाश का हरा घेरा फैला, उसके नीचे जंगल में लगे कांटेदार पेड़ प्रकाश की काली किरणों में बदल गए और उसके हाथ में मौजूद प्रकाश प्रभामंडल में उड़ गए। कुछ ही मिनटों बाद इस जंगल का आधे से अधिक हिस्सा खाली हो गया। यह दृश्य देखकर ध्रुवांश अंततः रुक गया, क्योंकि गहरे हरे रंग का प्रभामंडल गायब हो गया था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नजर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घुमाई। उसकी काली पुतलियों में ठंडक दौड़ गई। उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि जल्द ही फाइनल मैच शुरू होगा। ध्रुवांश ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, आवो इस बार असली लड़ाई लड़े अबरार। हरे भरे पहाड़ जमीन पर ऊंचे ऊंचे खड़े थे और पर्वत छोटी दृष्टि के अंत तक फैली हुई थी। इस क्षेत्र में आवाजें थोड़ी शोरगुल वाली थीं, क्योंकि सभी तरह की हलचलें इकट्ठी होकर आसमान में उड़ रही थीं। इस क्षेत्र में आराम करने के लिए कई टीमें इकट्ठी हुई थीं। हालांकि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं था, लेकिन स्वाभाविक रूप से लोगों के साथ स्थानों पर नियम और कानून स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए इस विश्राम क्षेत्र को लेते हुए यहाँ आने वाले अधिकांश लोग अपने हथियार आराम करने के लिए रख देते थे। इस पर्वत शिखर के हर कोने में लोग आपस में बातें करते हुए एकत्र थे। यहाँ तक कि इस क्षेत्र का वातावरण भी सौहार्दपूर्ण था। इस समय जो टीमें आपस में बातें कर रही थीं, उनकी निगाहें पास ही स्थित एक पर्वत शिखर पर टिक गईं। उस शिखर पर लगभग 10 लोगों का एक समूह था। उस समूह में एक दुबली पतली और सुंदर आकृति थी, जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो एक लड़की थी जिसने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से आकर्षक था। उसके चांदी जैसे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे कि वो चांदी की नदी हो। उसकी क्रिस्टल क्लियर पुतलियों में धूल का कोई निशान नहीं था जो आकर्षक लग रहा था। वह लड़की चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा भी शांत और स्थिर था। उसे चारों तरफ से आ रही निगाहों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सुंदरता और शालीनता का आभास दे रही थी। जो लोग उस पर नजरें गड़ाए हुए थे, उनमें से हर एक की आंखों की गहराई में मदहोशी की भावनाओं का एक धब्बा था। ऐसी असाधारण लड़की पर शायद ही कोई मदहोश न हो। हालांकि उसके स्वभाव और सुंदरता से मदहोश होने के बावजूद यह प्रत्याशित था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि उनके सामने यह लड़की अंक रैंकिंग की नंबर 1 थी। वह एक भयावह अस्तित्व थी जिसने जफर को हराया था और अबरार को पीछे छोड़ दिया था। अमायरा, ऐसा नाजुक और आकर्षक नाम कुछ ही दिनों में महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में सबसे चमकदार सितारा बन गया। यहाँ पर उपस्थित कुछ टीमों का सामना पिछले कुछ दिनों में अमायरा की अगुवाई वाली टीम से हुआ था, लेकिन नतीजा साफ था। अपनी मेहनत से जो अंक उन्होंने हासिल किए, वे ही उस अमायरा के लिए युद्ध की जीत का इनाम बन गए। असामान्य रूप से इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अपने अंक खो दिए, वे अपने दिल में इसके बारे में बहुत क्रोधित नहीं थे। इसके विपरीत उनके दिलों में एक लुभावनी आकृति पीछे रह गई। वे इस बात को सोचकर थोड़े शर्मिंदा थे और लगातार खुद को एक ऐसी महिला की याद दिलाते रहते थे जो एक देश को तबाह कर सकती थी। वे अपने और उस लड़की के बीच के बड़े अंतर से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसकी सुंदरता और योग्यता भविष्य में उसकी प्रतिभा का सबूत थी, जबकि वे सभी के ध्यान के केंद्र में थी। अमायरा ने अभी भी अपनी आंखें पहाड़ की चोटी पर बंद कर रखी थीं। हवा का एक झोंका उसके लंबे बालों को ऊपर उठा रहा था, मानो हवा के साथ नृत्य कर रहा था और एक हल्की सुगंध फैला रहा था। अमायरा, अबरार की टीम 2000 अंकों से हमारे करीब आ गई है। श्रीनु अचानक अमायरा के पीछे से बोला जब वह अकादमी पट्टिका को देख रहा था। वह आदमी हमारे पीछे लगा हुआ है। लिकांश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली जब से उन्होंने अबरार को पीछे छोड़ा है। तब से अबरार स्पष्ट रूप से अंधेरे में काम कर रहा था, क्योंकि वह उनकी रैंकिंग को पार करने के प्रयास में अंक हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यही कारण था कि वे इन दिनों इतने व्यस्त थे। अमायरा के नेतृत्व में वे अंक हासिल करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि जफर को हराने के बाद अमायरा अब उन शक्तिशाली टीमों के पीछे नहीं भागी।
इसके बजाय उसने उन टीमों के पीछे जाना चुना जो अपनी ताकत का बहुत अधिक उपयोग नहीं करेंगी। हालांकि यह तरीका अंक प्राप्त करने के मामले में धीमा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक सुरक्षित तरीका था। हालांकि उन्होंने ध्रुवांश जैसी कोई रास्ता नहीं चुना जिसने रैंक 8 से नीचे की सभी शक्तिशाली टीमों को हराया था और अपनी ताकत की भारी थकावट का अनुभव किया था। लगातार चल रही लड़ाइयों की इस श्रृंखला में श्रीनु और लिकांश की ताकत बढ़ी। ध्रुवांश ने जो परमार्थ चेतना द्रव दिया था, उसकी की एक बूंद का उपयोग करके वे द्वितीय रैंक आत्मा परीक्षा से बाहर निकलने में सफल रहे। सुल्तानी और जौहर के लिए वे दोनों अपनी आत्मा परीक्षा से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में सक्षम थे। इस प्रकार एक टीम के रूप में उनकी ताकत शिखर पर पहुंच गई। अभी चाहे उनके कप्तान या सदस्य कोई भी हो, सभी के पास उन शक्तिशाली शीर्ष टीमों के बराबर ताकत थी। टीम में असमान ताकत होने का मुद्दा खत्म हो गया था। अमायरा ने इस पल अपनी आंखें खोली और अकादमी पट्टिका पर एक नजर डाली। वे अभी भी 1,60,000 अंकों के साथ नंबर 1 स्थान पर काबिज थे। अबरार 1,53,000 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। उनके अंकों के बीच का अंतर बहुत कम था। तो फिर चलो चलते हैं। अमायरा खड़ी हो गई। उसकी पोशाक उसकी पतली कमर को पूरी तरह से उभार रही थी। उसकी त्वचा जेड जैसी थी, क्योंकि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती थी तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती थी। दूसरों के लिए उससे नजर हटाना मुश्किल था। उसकी बातें सुनकर श्रीनु, लिकांश और बाकी दोनों तुरंत उठ खड़े हुए। कुछ देर आराम करने के बाद उनके शरीर में चेतना शक्ति पुनः भर गई थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अमायरा की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था और अच्छी तरह से समझ लिया था कि उनके सामने खड़ी इस लड़की ने अपनी ताकत कितनी गहराई में छिपा रखी थी। उनका समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन जब वे आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी दूर आसमान से हवा की तेज आवाज आई। उसके बाद 2 आकृतियां बिजली की गति से तेज से उड़ती हुई ऊपर आईं। अमायरा ने अपने कदम रोक दिए और क्षितिज पर उड़ती 2 आकृतियों को देखा। पूरे समय उसकी आंखें शांत थीं, बिना किसी लहर के, लेकिन इस समय उसकी आंखों में खुशी उमड़ रही थी। इस क्षेत्र में मौजूद हर व्यक्ति ने लड़की की अचानक से जोश भरी, आकर्षक आंखों को देखा और वे अपनी आंखों को चमकने से रोक नहीं पाए। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी निगाहें उस दिशा में घुमाईं जहां 2 आकृतियां आ रही थीं। वह कौन था जो इतनी शांत लड़की को उसके दिल की गहराइयों से खुशी प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता था? सरसराहट। बहुत सी निगाहों के सामने आसमान में 2 रोशनी की धारियां तेजी से उभरी। जब रोशनी बिखरी तो एक लड़के और एक लड़की की आकृति चमक उठी। ध्रुवांश आकाश में खड़ा था। उसका शरीर पतला और चेहरा सुंदर था। इस समय वह अपने नीचे खड़ी लड़की को कोमल निगाहों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके बगल में क्याना खड़ी थी। उसका सुनहरा युद्ध कवच उसकी छाती और उसकी सुंदर कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी स्कर्ट के नीचे बर्फ जैसी सफेद त्वचा का एक टुकड़ा था। अमायरा की तुलना में उसका रूप किसी भी तरह से कम नहीं था। उसका घमंडी स्वभाव उसकी हड्डियों की गहराई से निकल रहा था। चाहे वह कभी भी हो, उसका वह स्वभाव कभी कमजोर नहीं हुआ। यह ध्रुवांश है। ध्रुवांश की उपस्थिति अधिकांश टीमों के लिए अनजान नहीं थी। ध्रुवांश के प्रकट होने के बाद सबकी नजरें अमायरा के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान पर टिकी हुई थीं। वह मोहक मुस्कान। ध्रुवांश आकाश से अमायरा के पास उतरा। उसने लड़की के चेहरे पर लटकी मुस्कान को देखा और उसकी नजर और भी कोमल हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की के माथे पर बालों को सहलाते हुए कोमल स्वर में कहा, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं भी टीम की सदस्य हूँ। ये मेरा भी दायित्व है। अमायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन चूंकि अब कप्तान वापस आ गया है, तो तुम कप्तान का स्थान वापस ले सकते हो। अमायरा ने अकादमी पट्टिका को ध्रुवांश को सौंप दिया और उसे एक दुर्लभ आकर्षक पलक झपकाई। इस दृश्य ने उन सभी के दिलों को रोक दिया जिनका ध्यान उस ओर था। पिछले कुछ दिनों में जब वह अमायरा से मिले थे तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तब भी नहीं जब वह जफर जैसे योद्धा का सामना कर रही थी। लेकिन अभी वह एक आदमी के सामने इतनी प्यारी लग रही थी कि उन्हें दुख और विलाप हो रहा था। ध्रुवांश ने जब उसकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराया और उसने अकादमी की पट्टिका को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी समय उसने अमायरा का हाथ भी पकड़ लिया था।
ध्रुवांश द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने से अमायरा के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। उसने हल्का सा संघर्ष किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह सिर्फ थोड़े गुस्से से ध्रुवांश को घूर सकती थी। ध्रुवांश ने इधर उधर देखा और पाया कि बहुत सी निगाहें उसे घूर रही थीं। वह उन निगाहों से थोड़ा भ्रमित था। उसे पता नहीं था कि उसने अपने कामों से इतने लोगों की ईर्ष्या आकर्षित कर ली है। चलो, तुमने इस पद के लिए कड़ी मेहनत की है, मैं किसी और को यह पद नहीं छीनने दूंगा, ध्रुवांश ने अमायरा की ओर देखते हुए कहा। अमायरा ने हल्के से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। बच जा। हालांकि जब ध्रुवांश ने अपनी बात खत्म की तो उसके हाथ में मौजूद अकादमी पट्टिका से एक भिनभिनाने वाली आवाज आई, क्योंकि उसमें से एक शानदार रोशनी निकली। उसी समय इस क्षेत्र में सभी कप्तानों के पास रखी गई अकादमी पट्टिकाओं से भी एक शानदार रोशनी निकली। जब सभी ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं उठाई तो वे थोड़े हैरान थे। हालांकि जब उन्होंने इसे देखा तो उनके चेहरे काफी बदल गए। अबरार, जो अंक रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, उसने आश्चर्यजनक गति से बढ़त हासिल की। एक पल में उसने 1,50,000 अंकों से 2,00,000 अंकों तक बढ़ते हुए ध्रुवांश को पीछे छोड़ दिया। उसके अंक 50,000 से अधिक बढ़ गए। अबरार के अंकों के अचानक बढ़ने के पीछे का कारण कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि शीर्ष 8 में से कोई भी अंक रैंकिंग से बाहर नहीं हुआ था। अगर कोई भी टीम बाहर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अबरार ने शीर्ष 8 में किसी टीम को नहीं हराया। तो फिर उसे इतने सारे अंक कैसे मिले? क्षितिज पर शोर और हलचल मच गई तथा असंख्य चौंकी हुई निगाहें ध्रुवांश की ओर देखने लगी। ध्रुवांश के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन बोलने से पहले उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। उसने देखा कि अबरार का नाम अचानक जलने लगा था। यह देखकर अमायरा और क्याना के चेहरे भी काफी बदल गए, क्योंकि वह जानते थे कि उसके नाम के जलने का कारण क्या था। इसका मतलब था कि अबरार और उसकी टीम ने अपनी अकादमी पट्टिका को जला दिया था। अबरार अंतिम लड़ाई शुरू करने का इरादा कर रहा था। अबरार ने अपनी अकादमी पट्टिका प्रज्वलित की थी। यह देखकर इस क्षेत्र में कोलाहल मच गया। हर टीम के कप्तान अपने हाथों में अकादमी पट्टिकाओं को घूर रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंक रैंकिंग पर टिकी थीं, क्योंकि उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव उभरे हुए थे। नियमों के अनुसार जब तक शीर्ष 16 में से आधे अपनी अकादमी पट्टिका को प्रज्वलित नहीं करते, तब तक फाइनल मैच की शुरुआत नहीं होगी। एक बार जब शीर्ष 16 में से 8 ने अपनी अकादमी पट्टिका प्रज्वलित कर दी, तो महान चेतना अकादमी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। लेकिन आमतौर पर केवल वे टीमें ही अपनी अकादमी पट्टिकाएं जलाती हैं जो अपने अंकों के प्रति आश्वस्त होती हैं। जिस पल वे अन्य टीमों के समन्वय के बिना अपनी अकादमी पट्टिकाएं जलाते हैं, उनके अंक तय हो जाते हैं। इस तरह वे आसानी से अन्य टीमों से आगे निकल सकते हैं। लेकिन यदि वे लापरवाह रहे तो वे शीर्ष 8 से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अंक तय होने पर न तो उन्हें बढ़ाया जा सकता है, न किसी के द्वारा उन अंकों को छीना जा सकता है। इस प्रकार जब तक वे आश्वस्त नहीं होते, वे अपनी अकादमी पट्टिकाओं को इतनी आसानी से प्रज्वलित नहीं कर पाते। अब जबकि अबरार ने पहल कर दी थी, क्या वह निश्चित था कि नंबर 1 के रूप में उसका स्थान पक्का था? कई टीमें आपस में ही नजरें मिला रही थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अबरार को अचानक 50,000 अंकों का उछाल कैसे मिला, लेकिन यह गारंटी के तौर पर पर्याप्त नहीं था, है ना? अबरार क्या कर रहा है? श्रीनु और बाकी लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर भारी भाव थे और वे अपने प्रश्न पूछ रहे थे। ध्रुवांश ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे डर है कि अभी आगे भी कुछ होगा। जब अमायरा और क्याना ने उसकी बातें सुनी तो उन्होंने भी अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं। वे अकादमी पट्टिकाओं को घूर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद रैंक 6 इमाद, लोमान और जफर की टीमें ऐसे लाल हो गई मानो वे भी पट्टिकाओं को प्रज्वलित कर रहे हो। यह देखकर यह क्षेत्र फिर से हिल गया। यहाँ तक कि इमाद, लोमान और जफर ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं प्रज्वलित कर दी थी। अब जबकि 4 अकादमी पट्टिकाएं प्रज्वलित हो चुकी हैं और जब तक शीर्ष 16 में 4 और पट्टिकाएं जलेंगी, तब फाइनल मैच शुरू हो जाएगा। यह अबरार का किया धरा है। वह शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। श्रीनु और बाकी लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। उनके लिए नंबर 1 पर चढ़ना आसान नहीं था और फिर अचानक नंबर 1 उनसे छीन लिया गया। इसके अलावा वे थोड़े उदास थे, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अबरार को अचानक 50,000 अंक कैसे मिल गए।
शीर्ष 16 में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए जाहिर है कि 50,000 अंक शीर्ष 16 में से किसी समूह से उसे नहीं मिले। अमायरा और क्याना के चेहरे ठंडे पड़ गए जब ध्रुवांश ने धीरे धीरे अपनी अकादमी पट्टिका को रगड़ा। उसकी काली पुतलियों में टिमटिमाती अनजान रोशनी से कोई नहीं समझ पाया कि वह क्या सोच रहा था। तभी अचानक से 2 अकादमी पट्टिकाएं और भी जल उठी। एक और विस्मयकारी आवाज गूंजी। शीर्ष 16 में से 2 और अकादमी पट्टिकाएं भी जल उठी। वे 2 अकादमी पट्टिकाएं रैंक 16 और रैंक 14 की थीं। आमतौर पर वे टीमें अपनी पट्टिकाएं इतनी आसानी से नहीं जलाती क्योंकि इससे उन्हें फाइनल में प्रवेश नहीं मिल पाता, लेकिन इस समय उनके सामने ऐसा दृश्य घटित हुआ। यह भी अबरार का काम था, अन्यथा एक ही समय में इतनी सारी टीमें अपनी अकादमी पट्टिकाएं नहीं जलाती। हर कोई बता सकता था कि ध्रुवांश को ऐसे महत्वपूर्ण समय पर अबरार ने धोखा दिया था। अगर जल्द ही 2 और अकादमी पट्टिकाएं जल गई तो फाइनल मैच शुरू हो जाएगा। ध्रुवांश और उसकी टीम के लिए अंक प्राप्त करने के लिए 50,000 अंक का लक्ष्य था शीर्ष 8 में से एक टीम को हराना। हालांकि शीर्ष 8 में अबरार, इमाद, लोमान और जफर अब अपने अंक नहीं बढ़ा सकते थे या उनके अंक नहीं छीने जा सकते थे। इस प्रकार उनके शेष लक्ष्य केवल क्याना, वज्रकाय और मिराजिल हो सकते थे। हालांकि उन 3 टीमों का ध्रुवांश के साथ अच्छा रिश्ता था। अगर ध्रुवांश ने उन 3 टीमों में से किसी एक पर अपना लक्ष्य रखा तो उसकी प्रसिद्धि पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अबरार का यह कदम सचमुच क्रूर था। वह कमीना! शीनू ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आवाज गुस्से से भर गई। स्पष्ट रूप से उनको अबरार की शातिर योजनाएं समझ आ गई थी। वह ध्रुवांश को एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? बोलते समय लिकांश का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी नजर ध्रुवांश और अमायरा पर घुमा ली। अमायरा ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने आंखों में चिंता के भाव के साथ ध्रुवांश की ओर देखा। हालांकि ध्रुवांश को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनकी बातें नहीं सुनी हो, क्योंकि वह अभी भी अपनी अकादमी पट्टिका को देख रहा था। क्याना ने अपने बालों की एक लट को कानों तक उठाया और चुपचाप ध्रुवांश की ओर देखने लगी। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसकी हथेली में रोशनी से टिमटिमाती हुई एक अकादमी पट्टिका थी। हमारी टीम से अंक ले लो। अगर हम उनमें से आधे भी हार जाते हैं तो भी हम शीर्ष 8 में बने रहेंगे। इसके अलावा ये अंक हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि असली चैंपियन तो फाइनल में ही पैदा होगा। श्वेनु और बाकी लोग क्याना को घूरते रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह स्वेच्छा से अपने आधे अंक दे देगी। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा, क्योंकि यह उपहार बहुत महंगा था जिसे लेने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अमायरा ने अपने गुलाबी होठों को काटा और ध्रुवांश की ओर देखा। ध्रुवांश भी हैरान था। उसने अपना सिर उठाया और क्याना की ओर देखा। अरे, इस समय अनिर्णायक रहना ठीक नहीं है ना? क्याना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा और ध्रुवांश की ओर देखा। शायद तुम्हें लगे कि ये अंक बहुत सम्मानजनक नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी भी हिम्मत कि तुम मुझसे मेरे अंक छीन पाओ। इसलिए यदि तुम अपने तथाकथित अभिमान के कारण मुझे मना करने जा रहे हो तो मुझे लगेगा कि तुम समझदार नहीं हो और मुझे ऐसे बेवकूफ दोस्त रखना पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांश ने अपनी नाक रगड़ी और जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में छुए जाने का निशान दिखाई दे रहा था। उसके आसपास के लोग चुप रहे और ध्रुवांश की ओर देखते रहे। वह उसके फैसले का इंतजार करते रहे। जब तक वह अपना सिर हिलाता रहेगा, वह एक बार फिर अबरार को पीछे छोड़ देगा और अबरार के चेहरे पर तमाचा मारते हुए नंबर 1 स्थान को फिर से हासिल कर लेगा। हालांकि सबकी निगाहों के सामने युवक के सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। तुम! क्याना क्रोधित हो गई, क्योंकि वह अपने पैरों को जमीन पर पटकने से रोक नहीं सकी और उसने गुस्से से ध्रुवांश को देखा। माफ करना, मैं अपने स्वाभिमान के लिए तुम्हारी बातों को नकार नहीं रहा हूँ। मैं अभी इतना नीचे नहीं गिरा हूँ कि वह कदम उठा सकूं, ध्रुवांश ने धीरे से कहा। क्याना ने ठंडे भाव से सिर झुकाते हुए अपनी दोनों बाहें क्रॉस कर ली। इस समय तुम्हारे पास कौन सा तरीका बचा है? क्या तुम एक बार फिर उन शक्तिशाली टीमों को धूल चटाने जा रहे हो? यदि ध्रुवांश ने कोई मामूली इरादा भी दिखाया तो शीर्ष 16 में शामिल लोग तुरंत अपनी अकादमी पट्टिकाओं को प्रज्वलित कर देंगे। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांश ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि अबरार को उसके अंक कहाँ से मिले। अमायरा और बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे, यहाँ तक कि क्याना भी। उन्होंने अंकों को एक गुच्छा भंडारण में रखने के लिए लोगों को प्रलोभन देने और धमकी भरे तरीकों का इस्तेमाल किया। ध्रुवांश ने हल्के से कहा, भंडारण में रखे गए लोग के अंक आखिरी समय में अबरार को बड़ी मात्रा में अंक दे सकते थे। हालांकि उसने इस बात को पूरे समय बहुत गहराई से छिपाया था और कभी भी इसका खुलासा नहीं किया।
तथाकथित भंडारण पशुओं को पालने जैसा ही था। जैसे ही वे मोटे हो जाते थे उन्हें काट दिया जाता था। हालांकि यह मांस नहीं था जिसे काटा जाता था, बल्कि अंक थे। अमायरा और बाकी लोगों की आंखें थोड़ी बदल गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अबरार इस तरह के घटिया तरीके का सहारा लेगा। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में भंडारण रखना आसान नहीं था। अगर यह थोड़ी मात्रा में होता तो इसका कोई मतलब नहीं था। जिस पल सैकड़ों टीमें वापस लड़ने लगती, कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता था। और जिस पल समूह बड़ी संख्या में हताहत हुए, उनसे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में उनकी योग्यता भी छीन ली जाती। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? कियाना ने हैरानी से पूछा। अगर अबरार ने ऐसे तरीके अपनाए थे तो उसे खुद को इतना छिपाना चाहिए था कि वह इसे उजागर न कर सके। ध्रुवांश ने कहा, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चाहे वह कुछ भी करे, वह एक बैकअप प्लान जरूर रखता है। इसलिए मैंने किसी को गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहा और सौभाग्य से जांच के नतीजे सामने आए। भले ही तुम्हें पता हो कि उसने ऐसे तरीके अपनाए थे, अभी श्रीनु लाचार स्वर में बोला, मौजूदा स्थिति में वापसी करना आसान काम नहीं है। इसका मतलब क्या? तुमने भी अपनी तैयारी कर ली है ना? अमायरा की क्रिस्टल आंखें चुपचाप ध्रुवांश की ओर देख रही थी, बहुत ज्यादा। ध्रुवांश ने आकर्षक आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपनी उंगलियां हिलाई तो देखा कि चेतना शक्ति का एक स्तंभ आसमान की ओर उड़ रहा था और उसमें से एक बहुत बड़ी चमक निकल रही थी। इस क्षेत्र में हर कोई उसे आश्चर्य से देख रहा था। माहौल अभी भी शांत था, लेकिन करीब 10 मिनट बाद शांति भंग हो गई। क्षितिज पर बड़ी मात्रा में रोशनी की लकीरें देखकर सभी ने अपना सिर ऊपर उठाया। हो, अंततः आकाश में प्रकाश की किरणें रुक गईं, क्योंकि सैकड़ों टीमें वहां एकत्रित हो गईं। उन टीमों को देखकर जो लोग तेज थे, उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ, क्योंकि उनके दिलों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सदमे से अभिभूत उन्होंने ध्रुवांश की ओर देखा। टीमों के बीच से एक व्यक्ति बाहर आया जो असाधारण रूप से परिचित लग रहा था। वह वीरानी चेतना अकादमी का कप्तान बाजीन था, जिसे एक बार ध्रुवांश ने बचाया था। बाजीन ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई ध्रुवांश, यहाँ इकट्ठी हुई सभी टीमों को तुमने अतीत में बचाया था। हम उस समय तुम्हारा जो एहसान था, हम उस एहसान को अब चुकाएंगे। जैसे ही उसकी हंसी आसमान में गरजी, अनगिनत चौंकी हुई निगाहें उसकी ओर खिंची चली आई। कौन उम्मीद कर सकता था कि जब अबरार के पास अपनी ऐसा बैकअप प्लान था, तो ध्रुवांश के पास भी अपना एक बैकअप प्लान होगा। 100 से ज्यादा टीमें आसमान में शान से खड़ी थीं। उनकी कतार ने इस क्षेत्र में मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। साथ ही उनकी आंखों में अथाह आश्चर्य भी था। यहाँ तक कि श्रीनु, लिकांश और टीम के बाकी सदस्य, जिनमें अमायरा और कियाना भी शामिल थी, बाजीन के समूह की अचानक उपस्थिति को अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ देख रहे थे। जाहिर है यह उनकी उम्मीदों से परे था। ये क्या हो रहा है? कियाना ने अनायास ही ध्रुवांश की ओर देखते हुए पूछा। अबरार का अपना तरीका था और इसलिए मैंने भी अपनी तैयारी कर रखी थी। ध्रुवांश हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि उसने बाजीन के समूह को देखा और आगे कहा, और ये वो तैयारियां हैं जो मैंने की हैं। क्या तुमने भंडारण किया है? श्रीनु आश्चर्य से बोला। इन टीमों पर मेरा एहसान था। उसके बाद मैंने कप्तान बाजीन से संपर्क किया और अन्य टीमों से संपर्क करने के लिए कहा, इस उम्मीद के साथ कि अगर अंक रैंकिंग में कोई अचानक बदलाव होता है तो वे मेरी मदद कर सकें। ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर अबरार किसी भी अपमानजनक तरीके का सहारा नहीं लेता तो ये सभी समूह खुद को प्रकट नहीं करते। श्रीनु और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपने होठों को चटखारे लेने से नहीं रोक पाए। वे अजीब निगाहों से ध्रुवांश को देख रहे थे, क्योंकि इन बेहतरीन तैयारियों ने उन्हें पूरी तरह से चकित कर दिया था। मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। मैंने अबरार से कई बार लड़ाई की है, इसलिए मुझे उसके तौर तरीकों की समझ है। चेतना पथ पर मैं एक बार उसके द्वारा धोखा खा चुका हूँ। हालांकि इस बार भी मैं तैयार था, लेकिन मैं दूसरी बार उसके द्वारा धोखा नहीं खाऊंगा। ध्रुवांश मुस्कुराया। लेकिन भले ही उन टीमों ने तुम्हारा कोई एहसान लिया हो, उनके लिए तुम्हें अपने अंक देना इतना आसान नहीं होगा, है ना? अमायरा ने अपनी कोमल नजरों से ध्रुवांश की ओर देखा। हालांकि केवल शीर्ष 8 में शामिल टीमें ही अगले दौर में पहुंचती है, जबकि बाकी सभी टीमें बाहर हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन टीमों के लिए उन अंकों का कोई उपयोग नहीं था। अगर महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में उनके अंक बहुत कम थे, तो जिस अकादमी का वे प्रतिनिधित्व करते थे उसे अगले टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता था। ध्रुवांश ने बोलते हुए सिर हिलाया तो मैंने उन्हें प्रति टीम 5 बूंद परमार्थ चेतना द्रव देने का वादा किया। अमायरा और कियाना को ध्रुवांश की बातों से समझ आ गया कि क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसे अजीब नजरों से देखा। तो ये पता चला कि यह एक महत्वपूर्ण शर्त थी। आखिरकार
परमार्थ चेतना द्रव उनकी वर्तमान ट्रेनिंग में कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इस प्रकार यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे टीमें परमार्थ चेतना द्रव के लिए ध्रुवांश की मदद करने के लिए तैयार थीं, जिसमें उनका एहसान भी शामिल था। तुम इतना सारा परमार्थ चेतना द्रव कैसे प्राप्त करोगे? अमायरा ने संदेह से पूछा। जब वे छिपे हुए चेतना प्रांगण में थे तब उन्हें इतना ज्यादा परमार्थ चेतना द्रव प्राप्त नहीं हुआ था। क्या यह संभव है कि तुम चेतना संघनक कटोरे की सील खोल चुके हो या अब उसे खोल सकते हो? ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्योंकि मैं अब और भी मजबूत हो गया हूँ, इसलिए मैंने कुछ तरीके आजमाए। हालांकि मैं चेतना संघनक कटोरे को पूरी तरह से नहीं खोल पाया, लेकिन मैं एक छोटी सी दरार खोलने में कामयाब रहा। उस दरार के माध्यम से मैंने परमार्थ चेतना द्रव की 800 से अधिक बूंदें हासिल कर ली है। अमायरा ने ध्रुवांश के उत्तर पर सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुवांश इतना उदार क्यों हो सकता है, इसलिए क्योंकि उसने भारी मात्रा में परमार्थ चेतना द्रव प्राप्त किया था। वाकई ये बहुत अमीर है। श्रीनु, निकांश और बाकी लोगों ने अपने होंठ चटकाए। एक साधारण व्यक्ति निश्चित रूप से परमार्थ चेतना द्रव की 500 बूंदें इतनी आसानी से नहीं दे सकता। परमार्थ चेतना द्रव परमार्थ रैंक योद्धाओं के लिए भी महत्वपूर्ण था। उन लोगों का तो कहना ही क्या, जो अभी तक परमार्थ रैंक के संपर्क में नहीं आए थे। ध्रुवांश ने असहाय भाव से कहा, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था। ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और मुंह से हवा बाहर निकाली। 500 बूंद परमार्थ चेतना द्रव्य कोई छोटी राशि नहीं थी। भले ही ध्रुवांश के पास चेतना संघनक कटोरा था, फिर भी उसे इस निर्णय पर बहुत दुख हुआ। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जानता था कि अबरार धूर्त है, इसलिए चीजों को अपने काबू में रखने के लिए उसे असामान्य तरीकों का भी सहारा लेना पड़ा। वास्तव में तुमने पहले से ही अपनी तैयारी कर ली है। ऐसा लगता है कि मैं फालतू में एहसान करने जा रही थी। क्याना की पतली आंखें ध्रुवांश को घूर रही थीं और उसने धीरे से कहा, जैसे कि ध्रुवांश ने जो कहा था। उसने अपने होंठ एक तरफ मोड़ दिए। वह पहले भी काफी चिंतित थी, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि एक पल में ध्रुवांश ने पहले ही प्रतिकूल स्थिति को पलट दिया था। हालांकि बाद वाले ने हमेशा एक सतर्क मानसिकता बनाए रखी थी। वह भी थोड़ा चौंक गई थी, या यहाँ तक कि उसकी प्रशंसा भी की। हालांकि उसके अभिमानी स्वभाव ने उसे दुखी महसूस कराया। आखिरकार उसके स्वभाव के अनुसार उसके लिए उन शब्दों को पहले कहना बेहद दुर्लभ था। लेकिन कौन सोच सकता था कि अंत में वही स्थिति के बारे में ज्यादा सोच रही थी। ध्रुवांश ने क्याना के आकर्षक चेहरे को बहुत देर तक देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हालांकि अबरार को नियंत्रित रखने के लिए मेरे तरीके सही थे, लेकिन यह बहुत सम्मानजनक भी नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं की। इसके अलावा इसके लिए धन्यवाद क्याना। ध्रुवांश की नजर क्याना के चेहरे पर रुक गई। यह देखकर कि वह उसे देखते हुए एक गंभीर नजर से देख रहा था, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उसने एक मजबूत दिखावा जारी रखा और जवाब दिया, मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं हूँ। तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हें केवल अमायरा को यह मामले समझाने की जरूरत है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझे बचाने के लिए उस समय लंबी दूरी तय नहीं करते और इसके अलावा मुझे अबरार से नफरत नहीं होती, तो मैं तुम्हारे मामलों में खुद को परेशान नहीं करती। अमायरा ने अपने होठों को दबाया और बगल से मुस्कुराई। ध्रुवांश भी मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि क्याना कितनी घमंडी है। इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और अपनी नजर बाजीन के समूह पर घुमाई। उसने अपने हाथों को कप में भरते हुए कहा, कैप्टन बाजीन, मैं इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। भाई ध्रुवांश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम सभी ने तुमसे उपकार प्राप्त किया है और स्वाभाविक रूप से हम तुम्हारे द्वारा हमें दिए गए उपकार को वापस करेंगे। बाजीन ने हाथ हिलाते हुए ठाका लगाया। विभिन्न टीमों के 100 से अधिक अन्य कप्तानों ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं निकाली, क्योंकि उनकी पट्टिकाएं रोशनी से टिमटिमा रही थीं, जो उड़ते हुए प्रकाश की लकीरों में बदल गईं। ध्रुवांश ने अकादमी पट्टिका को अपने हाथ में उठाया और प्रकाश की किरणें उसकी ओर आने वाली सभी रोशनियों को अवशोषित कर लिया। जैसे ही रोशनी अवशोषित हुई, ध्रुवांश के हाथ में अकादमी की पट्टिका चमक उठी। इसके साथ ही उसके अंक भयानक गति से ऊपर उठने लगे। जल्दी ही उसके अंक 1,80,000, 2 लाख, 2,30,000, 2,60,000, 2,60,000 अंक तक पहुंचने के बाद अंततः इसकी गति धीमी हो गई और लाल रंग के अंकों ने इस क्षेत्र की प्रत्येक टीम को तुरंत ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ध्रुवांश की टीम के अंक लगभग 1 लाख अंकों से बढ़त हासिल की थी। जब ध्रुवांश के अंक बढ़े तो ध्रुवांश के नेतृत्व वाली टीम भी आगे बढ़ गई, अबरार को पीछे छोड़ दिया और फिर से नंबर 1 पर मजबूती से खड़ी हो गई। आधे घंटे से भी कम समय में नंबर 1 रैंकिंग ने अपना मालिक फिर से बदल दिया। ध्रुवांश ने अपने अंकों में हुई भारी वृद्धि को हल्की मुस्कान के साथ देखा।
इसके बाद उसने बाजीन के समूह की ओर अपने हाथों को मोड़ा और अपना हाथ लहराया। उसकी आस्तीन से 100 से अधिक प्रकाश की धारियां बाजीन के समूह की दिशा में उड़ गईं। बाजीन और बाकी समूहों को पता था कि ध्रुवांश की हरकत का क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से प्रकाश की एक किरण पकड़ी। प्रकाश की किरणें जगमगाती और पारदर्शी जेड बोतलों में बदल गईं। उन जेड बोतलों के अंदर बाका के अंदर आ रहे जगमगाती परमार्थ चेतना द्रव की 5 बूंदें घूम रही थीं, जो एक ही समय में आश्चर्यजनक चेतना शक्ति उतार चढ़ाव का उत्सर्जन कर रही थी। जेड बोतल में मौजूद परमार्थ चेतना द्रव को देखकर बाजीन के समूह की आंखें अप्रतिम उत्साह से भर उठी। इसके तुरंत बाद सभी ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए ध्रुवांश की ओर अपने हाथों को गहराई से मोड़ा। इस क्षेत्र की अनेक टीमें ध्रुवांश को उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। कौन सोच सकता था कि उस युवा की मुस्कान के नीचे निराशाजनक स्थिति बदल गई होगी। कितना भयानक। एक हल्की आह गूंजी। इस तरह की स्थिति में कोई भी आलोचना नहीं करेगा कि ध्रुवांश के तरीकों से कोई असहमत था। आखिरकार वे अच्छी तरह से जानते थे कि जिस तरह से अबरार ने अपने अंक प्राप्त किए थे वह भी सम्मानजनक नहीं था। ध्रुवांश ने बस इतना किया कि अबरार को उसकी ही दवा का स्वाद चखाया। ध्रुवांश और अबरार दोनों ही राक्षसी इंसान हैं। कौन जानता है कि फाइनल मैच में जब वे एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो उनकी लड़ाई कितनी तीव्र होगी। पर्वत शिखर पर ध्रुवांश की दृष्टि श्रीनु पर पड़ी और अपने समूह के बाकी लोगों से उसने गंभीरता से कहा, फाइनल जल्द ही शुरू होगा और मुझे उम्मीद है कि हमारी उत्तरी कायनात अकादमी की 2 टीमें फाइनल में भाग लेने के लिए पुनर्गठित की जा सकेंगी। हम तुम्हारे निर्देशों का पालन करेंगे। श्रीनु, लिकांश, जोहार, हिराफ और बाकी लोगों ने भारी भाव से सिर हिलाया। ध्रुवांश ने श्रीनु के साथ 2 टीमों को पुनर्गठित करने की योजना बनाई थी। लिकांश और सुल्तानी उसकी टीम में शामिल हो रहे थे। ध्रुवांश ने हिराफ, राघव और समूह के बाकी सदस्यों की ओर देखा। लिकांश और सुल्तानी उसके और अमायरा के अलावा सबसे मजबूत थे। इस प्रकार यदि वे अपनी टीम को पुनर्गठित कर सकते तो यह स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली गठन बन जाता। मेरे पास कोई आपत्ति नहीं है सिवाय एक अनुरोध के। हिराफ, राघव, मंगेश और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वे उत्तरी कायनात अकादमी की जीत के महत्व को समझते थे। क्या है वो? हमारे लिए अबरार को हराओ, हिराफ और बाकी समूह के लोगों ने भारी आवाज में कहा। इसे मुझ पर छोड़ दो। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमायरा ने भी अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और उसे ध्रुवांश के ऊपर रखा। सुल्तानी, श्रीनु, लिकांश भी उनके पीछे पीछे आए। उनकी आंखों में लड़ने का इरादा जगमगा रहा था। उत्तरी कायनात अकादमी के सीनियर और जूनियर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। ध्रुवांश ने अपना दूसरा हाथ अकादमी पट्टिका पर रखा और क्याना की ओर देखा। क्याना, क्या तुम तैयार हो? क्याना भी अपनी अकादमी पट्टिका को पकड़े हुए थी और उसने हंसते हुए ध्रुवांश की ओर अपनी भौहें उठाई। अगर हम बदकिस्मत रहे और फाइनल में एक दूसरे से मिले तो मुझे कोई नरमी न बरतने के लिए दोष मत देना। हमारा सहयोग यहीं खत्म हो जाता है। ध्रुवांश हंसा। उसकी काली पुतलियां जोश से भर उठी। ध्रुवांश के हाथ में रखी अकादमी पट्टिका लाल हो गई तथा एक ज्वाला निकली जिसने उसकी अकादमी पट्टिका को अपने में समाहित कर लिया। उसी समय क्याना ने भी अपनी आग जला ली थी। इस क्षेत्र की हर एक टीम इस दृश्य को जटिल भावों के साथ देख रही थी। शीर्ष 16 में से 8 ने अपनी अकादमी पट्टिकाएं जलाई थीं, जिसका अर्थ था कि लगभग आधे साल तक चलने वाला यह टूर्नामेंट आखिरकार समाप्त होने वाला था। अब आगे सिर्फ निर्णायक लड़ाई होगी जिस पर सभी का ध्यान केंद्रित होगा। वाह! ध्रुवांश और क्याना के हाथ में अकादमी पट्टिकाएं चमक उठी तो इस टूर्नामेंट में प्रत्येक अकादमी पट्टिका भी जल उठी और प्रकाश के दीप्तिमान स्तंभों में बदल गईं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की टीमों को घेर लिया। प्रकाश के अनगिनत स्तंभ क्षितिज पर उड़ गए। इस पल संपूर्ण आकाश और पृथ्वी में युद्ध की भावना व्याप्त हो गई। दूसरी तरफ उत्तरी कायनात अकादमी में क्रूर लड़ाइयों से भरे महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट की तुलना में अकादमी में माहौल शांत था। स्वर्ग और पृथ्वी में चेतना शक्ति सुस्ती से घूम रही थी। उत्तरी कायनात अकादमी हवा के झोंके से युवापन बिखेर रही थी। ध्रुवांश और बाकी 9 लोग पहले ही आधे साल के लिए अकादमी छोड़ चुके थे। जब ध्रुवांश का समूह महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में शामिल हुआ तो लगभग हर एक छात्र सिर उठाकर उम्मीद से देख रहा था। हालांकि समय बीतने के साथ टूर्नामेंट की कोई खबर नहीं थी। इस प्रकार हर कोई अनिच्छा से अपने दिल को शांत कर सकता था और अपनी दैनिक ट्रेनिंग में वापस आ सकता था। लेकिन कभी कभी वे अपना सिर उठाते थे और उत्तरी कायनात अकादमी के केंद्र में प्राचीन विशाल घंटी को देखते थे।
यदि टूर्नामेंट की कोई खबर होती तो प्राचीन घंटी बजती, लेकिन अफसोस की बात है कि आधे साल तक घंटी की ओर से कोई गतिविधि नहीं हुई। उत्तरी कायनात अकादमी जोश से भरी हुई थी और अकादमी किसी के लिए भी अपनी प्रगति को नहीं रोक सकती थी, यहाँ तक कि ध्रुवांश और उसके समूह के लिए भी नहीं, जिन्हें टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भेजा गया था। इस प्रकार जब वे चले गए तब भी विशाल उत्तरी कायनात अकादमी बहुत दिलचस्प बनी रही, क्योंकि अकादमी में लगातार नए लोग आते रहते थे और वे वहां हलचल मचा देते थे। चाहे वे नए छात्र और काले घोड़े कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, कोई भी वीर रैंकिंग में उस नाम को पार नहीं कर सकता था जो आधे साल से गायब था। उत्तरी कायनात अकादमी की सभी प्रतिभाओं के लिए वह एक अदम्य महान पर्वत था। यही कारण था कि उत्तरी कायनात अकादमी के उन प्रतिभाशाली लोगों ने हार नहीं मानी। उस नाम से उन पर जो दबाव आया वही उनके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा था। अगर वे असफल भी हो जाते तो भी वे उत्साह से फिर से उठ खड़े होते, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता कि वे उस नाम के एक कदम और करीब आ गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिक से अधिक लोग ट्रेनिंग करने लगे। बिजली क्षेत्र और चेतना इजाफा जालों से सभी लोग ट्रेनिंग करके अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उत्तरी कायनात अकादमी के बुजुर्गों को इस बात से संतुष्टि मिली, क्योंकि ट्रेनिंग में उनका समर्पण मजबूत हो गया। फिलहाल उत्तरी कायनात अकादमी में अमर संगठन का वर्तमान मुख्यालय अकादमी के केंद्र में स्थित था। वहां एकत्रित चेतना शक्ति बाहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक सघन थी। इसके अलावा संगठन के साथ दुर्व्यवहार के कई मामले नहीं थे। अमर संगठन के मुख्यालय में अभी भी एक विशाल ट्रेनिंग का मैदान था, जिसके दोनों ओर एक विशाल झील थी। चेतना कोहरा जो मोटी चेतना शक्ति से बना था, झील पर तैर रहा था, जिससे यह स्वर्ग जैसा लग रहा था। ट्रेनिंग के मैदान में हजारों लोग एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे थे और उनकी गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली हवा की चीखें लगातार गूंज रही थी। सिर्फ आधे साल में ही अमर संगठन काफी बड़ा हो गया था। उस समय के नए छात्रों ने अब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और उत्तरी कायनात अकादमी में अपनी चमक बिखेरनी शुरू कर दी थी। अमर संगठन पहले से ही सबसे मजबूत छात्रों का संगठन होने का पूर्ण हकदार बन चुका था। ट्रेनिंग के मैदान में कई आकृतियां घूम रही थीं और कभी कभी अमर संगठन के सदस्य अपने ट्रेनिंग के दौरान मध्य क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ा देते थे। इसका मुख्य कारण स्वाभाविक रूप से केंद्र में दो सुंदर आकृतियां थीं। उन दो खूबसूरत आकृतियों में से एक बेहद जानी पहचानी थी। वह सुल्तानी की छोटी बहन शालू थी। आधे साल में यह लाड़ प्यार से पली बड़ी लड़की बहुत परिपक्व हो गई थी। फिर भी उसने अभी भी एक लाल पोशाक पहनी हुई थी जो असाधारण रूप से आकर्षक थी। उसके सुंदर फिगर में एक अद्भुत वक्र था जो बेहद आकर्षक था। शालू अमर संगठन में शामिल हो गई थी। उसके कुछ समय बाद ही ध्रुवांश का समूह महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में शामिल हो गया। स्वाभाविक रूप से संगठन ने उसके शामिल होने पर बहुत स्वागत किया। आखिरकार शालू की उत्तरी कायनात अकादमी में अच्छी खासी प्रसिद्धि थी। बहुत से लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसके शामिल होने से अमर संगठन भी मजबूत होगा। जब ध्रुवांश और बाकी लोग महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट के लिए रवाना हो रहे थे तो वो उत्तरी चेतना अकादमी से नए छात्रों से मिला था और उनमें एक लड़की थी जिसकी सुंदरता और काबिलियत किसी मायने में कम नहीं थी। हालांकि वह युवा थी और उसकी उम्र सुनैना के समान थी, लेकिन अमर संगठन में उसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। उत्तरी कायनात अकादमी में शामिल होने के बाद उसने आश्चर्यजनक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, क्योंकि वह पहले ही चेतना रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी, जबकि पहला रिकॉर्ड ध्रुवांश द्वारा छोड़ा गया था। यह लड़की ध्रुवांश की तुलना में थोड़ी कम थी, फिर भी वह लुभावनी थी। अगर ध्रुवांश अपने बैच का प्रतिनिधि था तो काम्या अपने बैच की प्रतिनिधि थी। क्या पता 2 साल बाद वह ध्रुवांश की जगह ले ले, लेकिन बिना किसी संदेह के ध्रुवांश ने उस समय तक उत्तरी कायनात अकादमी छोड़ दी होगी। वर्तमान में काम्या ट्रेनिंग मैदान के कोने पर स्थित एक विशाल चट्टान पर बैठी थी और उसने अपने दोनों हाथों से एक चट्टान को उठाया हुआ था। उसकी हरी लंबी पोशाक ने उसके फिगर को और भी पतला बना दिया था, जबकि उसका आकर्षक चेहरा कई लोगों की निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अमर संगठन में 3 परियों की रैंकिंग थी। काम्या और शालू पहले और दूसरे स्थान पर रही, जबकि सुनैना ने आखिरी स्थान हासिल किया। हालांकि सुनैना ने अपना ज्यादातर समय चेतना जाल का अभ्यास करने में बिताया। हालांकि उसकी चेतना शक्ति ट्रेनिंग बहुत उत्कृष्ट नहीं थी, लेकिन उसने चेतना जाल के मामले में आश्चर्यजनक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आधे साल में चेतना जाल के संबंध में उसकी ट्रेनिंग में पहले से ही बहुत बड़ा सुधार हुआ था। कुछ समय पहले वह गलती से एक सीनियर को हराने में कामयाब रही जो वीर रैंकिंग में 11वें स्थान पर था, जिससे उत्तरी कायनात अकादमी में भूचाल आ गया। इस प्रकार
अमर संगठन में सीनियर्स सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन ये 3 खूबसूरत लड़कियां बहुत मजबूत थी। काम्या चट्टान पर बैठी थी क्योंकि उसने अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उसने धीरे धीरे अपने सीधे पैरों को मोड़ा और अपनी प्यारी ठोड़ी को अपने घुटनों पर रखा। उसकी गहरी काली आंखें घंटी पर टिकी थीं, जो उत्तरी कायनात अकादमी के केंद्र में एक पहाड़ पर थी, और उसने आसपास की प्रशंसा भरी निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो उसकी ओर निर्देशित थी। काम्या के बगल में शालू ने भी अपना सिर उठाया और घंटी की ओर देखा। उसकी हमेशा की तरह जीवंत अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह अपने विचारों में डूबी हुई लग रही थी। हाँ, तुम लोग फिर से ध्रुवांश भाई के बारे में सोच रही हो? बगल से एक हल्की हंसी आई। काम्या और शालू ने अचानक देखा कि नैना बगल में खड़ी थी और वह मुस्कुराहट से भरी हुई उन्हें देख रही थी। उस आदमी के बारे में कौन सोच रहा है? शालू ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं बस अपनी बड़ी बहन और बाकी लोगों के बारे में सोच रही थी। नहीं। हालांकि काम्या का चेहरा लाल हो गया था और उसने जल्दी से इनकार में अपने हाथ हिलाए। हालांकि यह बहुत आश्वस्त करने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी निगाहें उससे बच रही थी। सटीक रूप से कहें तो उसने केवल एक बार ध्रुवांश को देखा था, लेकिन वह पहले से ही बात के नाम से बहुत परिचित थी। जब से उसने उत्तरी चेतना अकादमी में प्रवेश किया था, तब से वह ध्रुवांश के बारे में कहानियां सुन रही थी, और अब जब वह उत्तरी कायनात अकादमी में आई थी, तब भी वह उस चमकदार युवा के बारे में सुन रही थी। लेकिन फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब वह पहली बार उत्तरी कायनात अकादमी में आई थी, तो उसने वीर रैंकिंग के बादशाह पद के लिए ध्रुवांश और श्रीनु के बीच लड़ाई देखी थी और उसका दिल हिल गया था। उस समय लड़ने के इरादे से भरी आकृति उसके दिल में एक छाया छोड़ गई थी। उस दिन ध्रुवांश की उपस्थिति बहुत गरिमामय थी। कई लड़कियों ने अपने दिल में उसके आकार को अंकित कर लिया था। बड़ी बहन नैना, क्या तुम्हें लगता है कि बड़े भाई ध्रुवांश और बाकी लोग फाइनल में पहुंच सकते हैं? काम्या एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। नैना उनके पास बैठ गई और घंटी की तरफ देखने लगी। जवाब देने से पहले उसने एक पल सोचा। मैंने सुना है कि इस टूर्नामेंट के लिए प्रतिस्पर्धा पिछले दशकों में सबसे कड़ी है। नैना के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने अपने होठों को काटा। वे अच्छी तरह से जानती थीं कि ध्रुवांश और उसकी टीम कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन साथ ही वे यह भी जानती थीं कि उनके प्रतिद्वंद्वी विभिन्न अकादमियों के प्रतिभाशाली लोग थे। इस प्रकार क्रूर मुकाबलों के तहत दूसरों से आगे निकलना उनके लिए निश्चित रूप से आसान काम नहीं होगा। बड़े भाई ध्रुवांश और बाकी लोग निश्चित रूप से फाइनल में पहुंचेंगे। काम्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ता से बोली। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसके दिल में अजय व्यक्ति को कोई और हरा देगा। हमें भी यही उम्मीद है। ये नैना ने अपना सिर रगड़ा। कुछ दिन पहले उसने सुनैना से सुना था कि धर्मपाल अकादमी से एक राक्षसी प्रतिभा प्रकट हुई थी। उस आदमी का नाम अबरार था और इसके अलावा वह ध्रुवांश का कट्टर दुश्मन था। इतना कि उत्तरी कायनात अकादमी के बुजुर्गों के चेहरे पर भी उसका नाम लेते समय थोड़ा भारी भाव आ जाता था। इस प्रकार कोई भी अनुमान लगा सकता था कि वह कितना राक्षसी था। अगर इस आदमी ने ध्रुवांश को निशाना बनाया तो यह निश्चित रूप से चिंताजनक बात थी। यद्यपि ध्रुवांश बहुत शक्तिशाली था, क्या वह उस व्यक्ति से निपटते समय अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम था, जिसका नाम लेते ही अकादमी के बुजुर्गों के चेहरे पर भी परिवर्तन आ जाता था? नैना ने अपने दिल में हल्की सी आह भरी, क्योंकि उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। काम्या और शालू ने नैना की बेचैनी को महसूस कर लिया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। डोंग। अचानक जब वे मौन में चले गए तो एक प्राचीन घंटी बज उठी, जो आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। घंटी की आवाज पूरे उत्तरी कायनात अकादमी में फैल गई। चहल पहल से भरी हलचल अचानक शांत हो गई। अनगिनत छात्र एक दूसरे को घूर रहे थे। कुछ देर बाद वे होश में आए और घंटी के बजने का मतलब समझ पाए। नैना, काम्या और शालू जो पहाड़ पर बैठे थे, एक पल के लिए चकित हो गए, फिर अचानक अपने सिर उठाए। उनकी आंखें आश्चर्य से प्राचीन घंटी को देख रही थीं, जबकि उनके दिलों में उत्साह और घबराहट बढ़ रही थी। आसमान में हर तरफ से तेज हवा की आवाजें गूंज रही थीं। एक पल में ही पूरी अकादमी में कोलाहल मच गया। हर कोई जानता था कि उस घंटी का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट का फाइनल आ रहा था। डोंग। उत्तरी कायनात अकादमी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि घंटी की आवाज पूरे आकाश और धरती पर गूंज उठी। हालांकि यह सन्नाटा कुछ ही पलों तक रहा, लेकिन फिर कांपती हुई जयकारों ने इसे खत्म कर दिया। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई, जिसका वे आधे साल से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आ ही गई। पूरी अकादमी जोश से भरी हुई थी, क्योंकि असंख्य छात्र उत्साह, उम्मीदों और आंखों में घबराहट के साथ घंटी की ओर देख रहे थे।
वे अपनी अकादमी का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 टीमों के परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। उत्तरी कायनात अकादमी महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेगी। वाह! आसमान में तेजी से और जल्दी जल्दी फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि इंसानों का एक समूह तेजी से इकट्ठा हो गया था। जो लोग ट्रेनिंग करने के लिए बिजली के क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा रखते थे, वे उत्साह में घंटी की दिशा में भागते हुए पीछे मुड़ गए। यह खबर बिजली की गति से बिजली के क्षेत्र और चेतना इजाफा जाल में फैल गई थी, जिससे वे लोग जाग गए जो अपनी ट्रेनिंग में बंद थे। जब उन्होंने सुना कि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट की अंतिम लड़ाई निकट आ रही है, तो वे अब ट्रेनिंग करने में परेशान नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे जल्दी से उठकर अकादमी की ओर भागे। एक पल में ही अकादमी का माहौल उबल पड़ा। जैसे ही उबलता हुआ वातावरण फैलने लगा, दूर एक सुनसान पहाड़ पर स्थित आमतौर पर बंद रहने वाला दरवाजा खुल गया और एक सुंदर आकृति सामने आई। उस छाया ने बर्फ सफेद पोशाक पहनी हुई थी, उसके बाल झरने की तरह कमर तक लटके हुए थे। वह एक साधारण और अलंकृत स्क्रॉल पकड़े हुए थी, जिसकी सतह पर जटिल चेतना जाल रूढ़ थे। उसका रंग स्पष्ट और सुंदर था। अतीत में उसका चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था, जैसे कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके दिल को परेशान कर सके। हालांकि इस समय वह उदासीन अभिव्यक्ति जो उसने पहले धारण की हुई थी, अब एक दुर्लभ चमक दिखा रही थी, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखों में खुशी की एक झलक उभर आई थी। वह घर के बाहर खड़ी थी और उसकी नजर घंटी पर थी। उसके गुलाबी होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे और उसकी मुस्कान आकर्षक थी, जिसमें एक खासियत थी जो दूसरों में नहीं हो सकती थी। लिरिका दीदी, क्या ध्रुवांश भाई फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे? उसके पीछे खड़ी सुनैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा। उसकी काली पोनीटेल अभी भी बनी हुई थी। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि आधे साल के इंतजार के बाद आखिरकार उसे ध्रुवांश और बाकी लोगों के बारे में खबर मिल गई थी। निश्चित रूप से, लिरिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ध्रुवांश ज्योति माँ का बेटा है, उसके लिए फाइनल में पहुंचना मुश्किल नहीं है। हालांकि लिरिका समझती थी कि महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र थी, ज्योति माँ के प्रति उसकी भावनाओं का एक छोटा सा हिस्सा ध्रुवांश पर स्थानांतरित हो गया था। इस प्रकार उसने नहीं सोचा था कि ध्रुवांश अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तुलना में कमजोर होगा। सुनैना ने अपना मुंह ढक लिया और चुपके से हंसने लगी। ऐसा लगता है कि लिरिका दीदी ध्रुवांश भाई के बारे में सबसे ज्यादा आश्वस्त है। कुछ समय पहले अध्यक्ष और बाकी लोग भी इसके बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि ध्रुवांश भाई के दुश्मन की ताकत थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके अलावा जब से ध्रुवांश भाई चले गए हैं, लिरिका दीदी कभी मुस्कुराई भी नहीं है। लेकिन जब भी आप ध्रुवांश भाई के बारे में कोई खबर सुनती हो, तो तुम बहुत खुश हो जाती हो। लिरिका दीदी का चेहरा एक पल के लिए लाल हो गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सुनैना पर एक खतरनाक नजर डाली। लगता है कि चेतना जाल सजा कोठरी में तुमने जो समय बिताया वह थोड़ा कम था। मैं अगली बार इसे बढ़ा दूंगी। नहीं लिरिका दीदी, मैं गलत हूँ, सुनैना ने दयनीय तरीके से कहा, क्योंकि उसका चेहरा लिरिका के शब्दों से पीला पड़ गया था। लिरिका ने सुनैना के मोती जैसे माथे पर धीरे से हाथ फेरा और उसे जाने दिया। उसकी नजर घंटी पर थी और उसकी आंखों में गंभीरता की झलक उभरी। अपने आप को संभालने के बाद उसे यह भी समझ में आ गया कि ध्रुवांश को मुश्किल समय से गुजरना पड़ रहा होगा। कुल मिलाकर अबरार नाम का वह व्यक्ति वाकई एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। उस व्यक्ति की मौजूदा ताकत के साथ वह उत्तरी कायनात अकादमी के कुछ बुजुर्गों के बराबर भी हो सकता है। उसे संदेह नहीं था कि ध्रुवांश फाइनल में पहुंच पाएगा या नहीं। हालांकि अगर फाइनल में उसका सामना अबरार से होता, तो यह निश्चित रूप से राक्षसी योद्धाओं के बीच एक भयंकर लड़ाई होती। यहाँ तक कि लंबे और गहरे इतिहास वाले कुलों के लिए भी अबरार की प्रतिभा को बहुत अच्छा माना जा सकता है। वूश! जिस समय अकादमी में माहौल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, उसी समय अकादमी के आंतरिक महल से कई आकृतियां भी उड़कर आकाश में आ खड़ी हुई, जिनके आगे अध्यक्ष त्रिकेशु खड़े थे। अभी वे भी थोड़ी घबराहट से घंटी की ओर देख रहे थे। उत्तरी कायनात अकादमी का प्रतिनिधित्व करने वाली दोनों टीमें कमजोर नहीं थीं, लेकिन वे जानते थे कि इस टूर्नामेंट में मौजूद प्रतिस्पर्धा की तीव्रता पिछले दशकों की तुलना में कहीं अधिक थी और इसमें भाग लेने वाली टीमें सबसे मजबूत भी थीं। इस प्रकार इस टूर्नामेंट में उपलब्धियां हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि यह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, उनके पास प्रतिस्पर्धा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस दौर के टूर्नामेंट में 5 महान अकादमियों में से एक के रूप में उनका खिताब दांव पर लगा था। अगर वे खिताब हार गए तो इसका निश्चित रूप से उत्तरी कायनात अकादमी के छात्रों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा होने पर अकादमी का मनोबल कितना गिर जाएगा।
यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इसका पूरे अकादमी पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष त्रिकेशु ने पीछे की ओर देखा और सजा महल के लीडर मयूर और अन्य बुजुर्गों के साथ नजरें बदली और एक दूसरे की आंखों में गंभीरता का भाव देखा। अध्यक्ष, चलिए स्वर्णिम युद्ध मैदान खोलने के लिए तैयार हो जाए। लीडर मयूर ने नरम आवाज में कहा। अभी चिंता करना बेकार था और वे जो कर सकते थे वह था स्वर्णिम युद्ध मैदान को खोलना और देखना कि क्या ध्रुवांश और अन्य प्रतिनिधि कोई परिणाम हासिल करने में कामयाब रहे। अध्यक्ष त्रिकेशु ने बिना किसी हड़बड़ी के अपना सिर हिलाया क्योंकि उनके हाथ की सीलें बदलने लगी थी। चेतना प्रकाश की एक किरण जो उल्का की तरह लग रही थी उनकी उंगलियों से आगे की ओर निकली और क्षितिज पर फैल गई और फिर घंटी से जोर से टकराई। डुओंग। जैसे ही यह घंटी दोबारा बजी, एक लंबे समय तक चलने वाली घंटी बजने जैसी ध्वनि गूंज उठी। ठन ठन। घंटी बजने के साथ ही घंटी से सुनहरी रोशनी लहरों के रूप में बाहर निकलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी से भर गया हो। सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे आकाश में एकत्रित हुआ और अंतरिक्ष को विकृत करते हुए एक सुनहरा रास्ता बना दिया। अध्यक्ष त्रिकेशु ने सभी छात्रों को देखते हुए बताया, यह रास्ता स्वर्णिम युद्ध क्षेत्र की ओर जाता है। एक छोटा सा स्थान जो अंतिम लड़ाई के लिए है। महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट की लड़ाई देखने के लिए नए छात्रों को छोड़कर शेष सभी छात्रों को प्रवेश की अनुमति है। तुम्हें बाधा डालने या अव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा तुम्हें अकादमी के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। अध्यक्ष त्रिकेशु ने पूरे उत्तरी कायनात अकादमी में अपनी नजर घुमाई और उनकी गरजती आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। हाँ, उनकी घोषणा सुनकर असंख्य छात्र उत्साह से भर गए, जबकि नए छात्र शोक में डूब गए। हालांकि वहां एक चेतना स्क्रीन थी, लेकिन इसकी तुलना आंखों के सामने देखने से कैसे की जा सकती थी। हालांकि अध्यक्ष त्रिकेशु ने उनके दुहक की कोई परवाह नहीं की। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गए और लीडर मयूर के साथ सुनहरे रास्ते में प्रवेश कर गए। हर जगह से हवा की चीखें सुनाई दे रही थीं। विशाल संख्या में आकृतियां टिड्डियों की तरह थीं जो उत्तरी कायनात अकादमी की ओर उड़ रही थीं, सुनहरे रास्ते में प्रवेश कर रही थीं। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर सुनैना ने सुनहरे रास्ते को देखकर झिझकते हुए कहा, मैं ध्रुवांश भाई की स्थिति जानना चाहती हूँ। लिरिका दीदी की आस्तीन खींचते हुए सुनैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। उसकी विनती सुनकर लिरिका दीदी ने एक पल के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाई, फिर जवाब दिया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। ठीक है, क्योंकि तुम देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसे दिखाने के लिए ले चलूंगी। जब वह बोल रही थी तो उसने देखा कि सुनैना चुपके से अपना मुंह ढककर हंस रही थी। एक पल में उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उस पर एक गुस्से भरी नजर डाली, क्योंकि छोटी लड़की ने वास्तव में उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी। उसने सुनैना का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की एक लहर से वह प्रकाश की एक किरण में बदल गए और उड़ गए। चलो हम भी चलें, नैना ने अमर संगठन में उत्साह के साथ कहा। लेकिन मैं एक नई छात्रा हूँ, काम्या ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फूट फूट कर रो पड़ेगी। इसकी चिंता मत करो, हम चुपके से अंदर आ जाएंगे। हालांकि वहाँ सजा महल के गार्ड हैं, लेकिन उन्हें हमारे अमर संगठन को कुछ सम्मान देना होगा। उस समय ध्रुवांश ने सजा महल के 3 वरिष्ठों को हराया था, इसलिए वे अमर संगठन से हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शालू ने उकसाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान बनाई। ठीक है। काम्या ने कुछ पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और अंततः उसकी भावनाओं ने उसके तर्क को दबा दिया और उसने अपने होंठ काटते हुए सिर हिलाया। चलो चले, नैना ने हाथ हिलाकर पहले चलने की पहल की। उसके पीछे काम्या और शालू तुरंत पीछे आ गईं और तीनों प्रकाश की लकीरों में शामिल होकर सुनहरे रास्ते में प्रवेश कर गईं। जब वे सुनहरे रास्ते में दाखिल हुईं तो नैना, काम्या और शालू ने अंतरिक्ष में अलग अलग अस्थिर तरंगों को महसूस किया। सुनहरा प्रकाश उनकी आंखों में भर गया और उन्हें चक्कर आने लगा। सौभाग्य से चक्कर आना कुछ ही पलों तक रहा, फिर चमकती हुई सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। तुरंत ही उनकी आंखों के सामने का दृश्य बदलने लगा और उनके मुंह धीरे धीरे चौड़े होने लगे। उनकी आंखों के सामने एक विशाल स्वर्णिम युद्ध मैदान प्रकट हो गया था जो शोर से भरा हुआ था। यहाँ लोगों की संख्या का कोई अंत नहीं था। आसमान में बहुत दूर ऐसे ही सुनहरे भंवर रास्ते थे जिनमें से लोग लगातार निकल रहे थे। उनके कपड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे दूसरी चेतना अकादमियों के छात्र थे। लगभग सभी बड़े पैमाने की चेतना अकादमियों ने युद्ध मैदान को खोल दिया था, जिससे उनके छात्रों को युद्ध में प्रवेश करने और उसका देखने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि वहां बहुत भीड़ थी, फिर भी अलग अलग चेतना अकादमियों के छात्र आकाश में खड़े होकर आपस में ही अलग हो गए। यह भव्य नजारा अत्यंत शानदार था।
राजसी संरचनाओं ने नैना के समूह को अचंभित कर दिया और वे लंबे समय बाद अपने सदमे से उबर पाए। उन्होंने आगे देखा, एक विशाल तैरता हुआ सुनहरा रंग का पत्थर का मंच था जो सुनहरी रोशनी को अपने में समाहित कर रहा था। यह पत्थर के मंच को बाहरी क्षेत्र से अलग कर रहा था। जैसे ही इस क्षेत्र में लोगों की भीड़ एकत्र हुई, अनगिनत सुनहरी रोशनियां पत्थर के मंच पर गिरी और जैसे ही सुनहरी रोशनी फैल गई, विभिन्न कपड़े पहने अनगिनत टीमें प्रकट हुई। ये सभी टीमें महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में भाग ले चुकी थीं। दर्शकों की निगाहें उन टीमों की तरफ सम्मान से भरी हुई थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे उन्हीं की अकादमी से थे या नहीं, लेकिन यह तथ्य कि वे अपनी चेतना अकादमी के लिए लड़े थे, सम्मान के हकदार थे। डोंग, प्राचीन घंटी एक बार फिर बज उठी। इस बार सभी की आंखें चमक रही थीं, क्योंकि वे सुनहरे रंग के पत्थर के मंच के मध्य क्षेत्र को देख रहे थे जो सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। हर तरफ जो शोरगुल मचा हुआ था वह शांत हो गया और सभी की आंखें फैल गईं। वे जानते थे कि अंतिम लड़ाई में आगे बढ़ने वाली शीर्ष 8 टीमें जल्द ही सामने आएंगी। एक विशाल स्वर्णिम युद्ध मंच प्रकट हुआ, मानो कोई देवता इस संसार में उतर आया हो और आकाश में मंडरा रहा हो। उस क्षेत्र में प्रकाश का एक सुनहरा समुद्र छा गया, जिसका नजारा अत्यंत भव्य था। विशाल युद्ध मंच के चारों ओर विभिन्न चेतना अकादमियों के छात्र एकत्रित थे। वहां लोगों का सागर अंतहीन था। क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न चेतना अकादमियों के छात्र अपनी अकादमी से संबंधित थे, क्योंकि प्रकाश की पर्दे नीचे चमक रहे थे और उन्हें उनके गुटों के आधार पर विभाजित कर रहे थे। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग थे, जिससे विभिन्न अकादमियों के बीच झगड़े की संभावना को रोका जा सकता था, अगर वे जोशीले छात्र टूर्नामेंट शुरू होने पर अपनी भावनाओं से अभिभूत हो जाते। चूंकि ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है, इसलिए 5 महान अकादमियों ने ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उत्तम उपाय किए। इस समय हर कोई युद्ध मंच के मध्य क्षेत्र को देख रहा था। अनगिनत निगाहों के नीचे सीढ़ियों का एक सुनहरा मंच आकार लेता हुआ सुनहरा प्रकाश फैलाने लगा। वहां 8 सीढ़ियां थीं और सबसे ऊंची मंजिल लगभग 300 मीटर ऊंची थी। एक सुनहरी रोशनी सुनहरे कमल के आकार की थी, जो बेहद भव्य लग रही थी। केवल शीर्ष 8 में रहने वाले ही यहाँ स्वर्णिम सीढ़ियों पर खड़े होने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर अंतिम युद्ध की सीढ़ियों के रूप में जाना जाता है। वाह! जब सबकी नजरें सुनहरे मंच पर टिकी थीं, तभी मंच के ऊपर का स्थान विकृत होने लगा, क्योंकि 5 आकृतियां प्रकट हुई। जिस पल वे 5 आकृतियां प्रकट हुई, उनके पीछे सुनहरा प्रकाश एकत्रित हो गया, जिसने एक विशाल प्रकाश सिंहासन का रूप ले लिया तथा विशाल स्वर्णिम युद्ध मंच की ओर देखने लगे। इस क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न चेतना अकादमियों के अनगिनत छात्रों ने अपनी निगाहें उन 5 आकृतियों पर घुमाई और उनकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। वे 5 लोग वर्तमान 5 महान अकादमियों के नेता थे। 5 महान अकादमियों के अध्यक्ष त्रिकेशु उदासीन भाव से दाईं ओर सबसे अंत में बैठे थे। उनकी आंखें तारों से भरे आसमान की तरह गूढ़ थीं। इसके अलावा हालांकि वे साधारण दिख रहे थे, लेकिन उनसे एक अवर्णनीय शक्ति निकल रही थी, जिसने इस पूरे क्षेत्र को भयभीत कर दिया था। त्रिकेशु के दाईं ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो नीला लबादा पहने हुए था। उसकी भौहें और मूछें राख भूरे रंग की थीं, जबकि उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह गोरी थी। एक नीला चीड़ जो जेड जैसा था, उसकी हथेली पर उगता हुआ लग रहा था, जो नीले प्रकाश में हिल रहा था और टिमटिमा रहा था। इसके साथ ही आसपास की जगह भी हिल रही थी। वह नील गगन चेतना अकादमी के अध्यक्ष सोमेश थे। बाईं ओर पहला व्यक्ति एक छोटा कद और नींद से भरी आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी था और अपनी मूंछों को अपनी हड्डीदार हथेली से रगड़ रहा था। हालांकि वह कैसा दिखता था, इसके बावजूद उसका नाम बहुत प्रभावशाली था। वीर बलिदानी चेतना अकादमी के अध्यक्ष दिग्विजय विक्रांत थे। अध्यक्ष दिग्विजय विक्रांत के बगल में बैठी एक खूबसूरत महिला थी। उसने एक सुंदर लंबी पोशाक पहनी हुई थी, साथ ही एक सुंदर और शानदार उपस्थिति थी। उसके बाल एक साथ इस तरह से बंधे हुए थे जैसे कि वह फीनिक्स की पूंछ की तरह दिख रहा था और उसकी त्वचा चमकदार जेड जैसी थी। 4 अन्य अध्यक्षों की तुलना में वह बेहद युवा लग रही थी। हालांकि सभी जानते थे कि गुलाबी शिकारी महान चेतना अकादमी के अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठता के मामले में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। वह गुलाबी शिकारी महान चेतना अकादमी अध्यक्ष लानिया थी। 5 सिंहासनों में से एक सिंहासन असाधारण रूप से प्रमुख था, जिस पर एक प्रभावशाली व्यक्ति बैठा था और जिसकी वास्तविक आयु का पता नहीं लगाया जा सकता था। उसके बाल राख जैसे भूरे थे, जबकि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसे तराशा गया हो। वह काफी सुंदर दिख रहा था। वह अपने सिंहासन पर उदासीन भाव से बैठा था, लेकिन वह एक विशाल पर्वत की तरह था जो दूसरों में भय पैदा करते हुए ऊंचा खड़ा था।
धर्मपाल अकादमी का अध्यक्ष जाफरान थे। 5 महान अकादमियों में से उसका नाम अथाह शक्ति के साथ सबसे अधिक गूंजता था। ये 5 महान विभूतियां अनगिनत चेतना अकादमियों के बीच सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक जबरदस्त हस्ती है। जैसे ही 5 महान अध्यक्ष सामने आए, उन्होंने एक दूसरे को अभिवादन किया, एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। विभिन्न चेतना अकादमियों के अध्यक्ष कृपया बैठ जाएं। अध्यक्ष जाफरान के मूर्तिकला उकेरे गए चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, क्योंकि उनकी वसंत भरी आवाज इस स्थान के हर कोने में गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने कहा, आकाश में फिर से अंतरिक्ष विकृत हो गया, क्योंकि कई आकृतियां एक ही झटके में दिखाई दी और उन्होंने अंतरिक्ष पर कदम रखा। वे सभी भयानक शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे, इस तथ्य के बावजूद कि उनके आसपास कोई शक्तिशाली चेतना शक्ति तरंगे नहीं थी। हालांकि हर कोई जानता था कि उनकी आंखों के सामने वे लोग असाधारण शक्ति वाले कई चेतना अकादमियों के स्तंभ थे। जब विभिन्न चेतना अकादमियों के अध्यक्ष आए तो उन्होंने 5 महान अध्यक्षों की ओर हाथ बढ़ाए। उन्होंने अपने हाथ हिलाए और आकाश में प्रकाश सिंहासन बनाने के लिए प्रकाश इकट्ठा किया और उन पर बैठ गए, पृथ्वी की ओर देखते हुए। अध्यक्ष त्रिकेशु ने अध्यक्ष जाफरान पर एक नजर डाली, जो अनजाने में ही आगे बढ़ रहा था, और उसने अपने होठों के कोने को थोड़ा खींचा। क्या जाफरान वास्तव में खुद को 5 महान अकादमियों का प्रमुख मानता है? यद्यपि अन्य 3 अध्यक्ष कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में नाराजगी की झलक दिख रही थी। अध्यक्ष जाफरान ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उन्होंने उनकी नाखुशी पर ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपनी नजर अध्यक्ष त्रिकेशु पर घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष त्रिकेशु, महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट का यह दौर तुम्हारी उत्तरी कायनात अकादमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष त्रिकेशु ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष जाफरान, हमारी उत्तरी कायनात अकादमी निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। यह तो तय है। अध्यक्ष जाफरान ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उम्मीद है कि उत्तरी कायनात अकादमी इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। अन्यथा अगर तुम 5 महान अकादमियों में से एक के रूप में अपना स्थान खो देते तो यह हमारी 4 महान अकादमियों के लिए नुकसान होगा। दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है, और जो मैंने शुरू में कहा था, कृपया मेरा वॉच टाइम बढ़ाने में मदद करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करें।